हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने पीछे जो वीडियोस हैं उसमें हमने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी हमने डिस्कस किया। कुछ इंपॉर्टेंस भी है कूलम्स लॉ की और उसके साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब देखिए, ये आप जानते हैं कि जब भी दो चार्जेस रेस्ट में हो, और वो चार्जेस क्या पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, और वो दोनों पॉइंट चार्जेस रेस्ट में होंगे, तो उसके बीच की जो फोर्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस कूलम लॉ का यूज़ करते हैं। क्योंकि कूलम्स लॉ यही तो कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द स्टेशनरी चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये कहता है कूलम लॉ। अब इससे हमें ये पता चलता है कि जो चार्जेस हैं, एक तो वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए और दूसरा नंबर वो रेस्ट में होने चाहिए। तो इन दोनों के लिए अगर इलेक्ट्रिक फोर्स हम कैलकुलेट करना चाहें तो तब हम कूलम्स लॉ का यूज़ करते हैं। ओके। लेकिन अगर देखो, यहाँ पे हमें कहा गया कि दो पॉइंट चार्ज होने चाहिए और रेस्ट में होने चाहिए। अगर रेस्ट में ना हो, मोशन में हो चार्जेस, तो उसका क्या होगा? अगर जैसे पॉइंट चार्ज हमने लिया, पॉइंट चार्ज ना हो, कोई और बॉडीज हो चार्ज बॉडीज, तो उसके लिए क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही हम फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद वो चार्जेस भी रेस्ट में होने चाहिए। तो अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? वही आ जाती है इसकी लिमिटेशन। अब लिमिटेशन में क्या कि कूलम्स लॉ जो है वो सिर्फ अप्लाईकेबल होता है पॉइंट चार्ज के लिए। ओके। पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होता है, लेकिन ये अप्लाई नहीं होता जब चार्ज बॉडीज़ जो हैं वो जैसे स्फीयर्स हो गए या ऐसी बॉडीज़ हों जो पॉइंट चार्ज ना हो, जो पॉइंट बॉडीज़ ना हो, पॉइंट चार्ज ना हो वहाँ पे, तो उसके लिए तो कूलम लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये उसकी लिमिटेशन है। उसके अलावा जैसा हमने बात की कि ये रेस्ट के लिए होता है, चार्जेस जो हैं वो रेस्ट में हैं और पॉइंट चार्जेस तो हैं ही, साथ में वो रेस्ट में है। अगर मोशन में हो चार्जेस तो उसके लिए भी कूलम लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता। तो ये उसकी लिमिटेशंस हैं। देखो, सिंपल सी बात है कि इंपॉर्टेंस में जैसे हमने जो चीज़ पढ़ी है उसी के अपोजिट अगर देखा जाए कि अगर पॉइंट चार्ज रेस्ट में हो तो फोर्स कैलकुलेट होगी, लेकिन पॉइंट चार्ज ना हो तो क्या होगा? लिमिटेशन है इसकी। अगर रेस्ट में ना हो तो क्या होगा? ये भी लिमिटेशन है इसकी। ओके। तो आपको इंपॉर्टेंस के साथ साथ लिमिटेशंस का पता चल गया। तो देखो, अगर आपके पास चार्जेस हैं Q1 Q2, दो चार्जेस हैं, अगर ये ग्रेटर देन जीरो हों। अब ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि अगर दोनों चार्जेस जो हैं या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हों या दोनों के दोनों नेगेटिव हों, तब दो चार्जेस हमेशा वही Q1 Q2 जो है वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे हमेशा। इस केस में दोनों रिपेल करेंगे। अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो हो, यानी कि दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो तब वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और अगर अगर Q1 Q2 जो है, अगर Q1 Q2 ये लेस देन जीरो हो, लेस देन जीरो का मतलब कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरे वाला चार्ज नेगेटिव हो, तब दोनों चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना कि अट्रैक्ट कब करेंगे? जब Q1 Q2 लेस देन जीरो हो, यानी कि दोनों चार्जेस में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, कोई भी। और Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव हों या दोनों के दोनों नेगेटिव हों, तो तब क्या होगा? तब वो रिपेल करेंगे Q1 Q2। Q1 Q2 अट्रैक्ट तब करेंगे जब वो लेस देन जीरो हो। ये आपको पता चल गया। अब देखो, अब चलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है उसको जान लेते हैं। देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की अगर बात करें, यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इट स्टेट्स दैट द टोटल फोर्सेस ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल द अदर चार्जेस। इसका मतलब ये हुआ कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि टोटल फोर्स, कोई भी एक हमें अगर चार्ज गिवन है, मान लीजिए Q1 ही है, तो एक चार्ज गिवन है हमें, उस पे जो टोटल फोर्सेस एक्ट करेंगी, टोटल फोर्स जो उस पर एक्ट कर रही होगी, वो किसके इक्वल होगी? वो उन सब फोर्सेस के सम के इक्वल होगी जो कि अलग अलग चार्जेस पर, यानी कि दूसरे जो बाकी चार्जेस बचे, एक चार्ज तो हमने गिवन ले लिया ना Q1, बाकी जो चार्जेस बचे उन अलग अलग चार्जेस पर अलग अलग जो फोर्सेस लग रही हैं उनका हम वेक्टर सम लें तो उसके इक्वल हो जाएगी इस पे लगने वाली फोर्स। इस पे मतलब Q1 पे लगने वाली फोर्स। बात समझ आई? सिंपल लैंग्वेज में कहें तो Q1 यानी कि आपने जो चार्ज फिक्स किया है उस पे जो फोर्स लग रही है ना, वो बिल्कुल सेम, यानी कि बिल्कुल उतनी ही होगी जितनी कि बाकी बचे हुए चार्जेस के ऊपर फोर्सेस का सम करके फोर्स आए वो। और ये अकेली फोर्स जो कि Q1 पे एक्ट हो रही है, ये दोनों सेम होगी। Okay, it means that the total force on a given charge and the sum of the forces by all the other charges both are same.
दोनों सेम होगी। यानी कि वो टोटल फोर्स जो कि एक गिवन चार्ज के ऊपर है और वो सब फोर्सेस का सम, उन सब फोर्सेस का सम जो कि अलग अलग चार्जेस जो बाकी बचे हुए हैं उन पर लग रही है, उसका सम दोनों सेम होंगे। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक लॉ का यूज़ करके। अभी हमने पीछे पढ़ा था वो कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का यूज़ करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके बीच, दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, हर एक इंडिविजुअल फोर्स जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं हर चार्ज के लिए। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि कोई भी दूसरा चार्ज वहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई अफेक्ट नहीं होगा। यानी कि फोर्स तो हम कैलकुलेट करेंगे दोनों चार्जेस के बीच में कूलम्स लॉ का यूज़ करके, लेकिन इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका अगर कोई और चार्ज है यहाँ पे बीच में। तो अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि अगर हम सपोज करें, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास अलग अलग चार्जेस हैं। मान लीजिए आपके पास F1 F2, यहाँ पे चार्जेस ये F1 है, यहाँ पे F12 है, F13 है, F14 है, और उसके साथ साथ ये फोर्सेस हैं और चार्जेस आ गया आपके पास Q1, Q2, Q3, इसी तरह से Q4। ये आपके पास चार्जेस और फोर्सेस आ गई। ठीक है, इस चार्ज पे जो फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स एग्जर्ट हो रही है, तो वो फोर्सेस F1, F12, F13, F14 और चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 और Q4। मान लीजिए हमारे पास 4 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4। आप यहाँ सामने बिल्कुल ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे Q4 तक हमारे पास 4 चार्जेस हैं। अब जो टोटल फोर्स होगी F1, जो कि किसी एक चार्ज, मान लीजिए Q1 हमने ले लिया, उस पर जो एक्ट हो रही है, वो फोर्स आप यहाँ पे मान लीजिए कि वो फोर्स कितनी है, वो है F1 मान लीजिए। ठीक है, ये F1 वो फोर्स है, F1 वो फोर्स है जो कि Q1 चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स जो एक्ट हो रही है, जो टोटल फोर्स चार्ज Q1 के ऊपर है। ठीक है, वो F1 किसके इक्वल होगी, वो F1 इक्वल होगी, हमने कहा था कि वेक्टर सम। किसका वेक्टर सम, बाकी बचे हुए चार्जेस। तो बाकी बचे हुए चार्जेस क्या, एक पे हम F12 ले लेते हैं फोर्स, एक पे हम F13 ले लेते हैं, और तीसरी जो बची है उस पे फोर्स जो तीसरी लग रही है, कौन सी फोर्स है, वो F14। अगर हम ये तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम ले लें तो वो टोटल एक Q1 के ऊपर जो लग रही है उसके इक्वल होगी। लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है ना, यहाँ पे आपको पता है कि जो फोर्स है वो फोर्स किसके इक्वल होती है, F12। F12 हमने कल वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था कि ये होता है K Q1 Q2 अपान R। लेकिन Q1 Q2 है ना, 1 2 है, तो यहाँ पे आप R की जगह लिखेंगे 2 1 अपान R स्क्वायर होता, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया इनटू यूनिट वेक्टर, R यूनिट वेक्टर। बट यहाँ पे F12 था, आप यूनिट वेक्टर इसकी अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए 2 1 लिखेंगे। ओके, ये तो आ गया F12 के लिए। इसी तरह से F13 के लिए आएगा, F13 के लिए आएगा K Q1 Q3, क्योंकि दो चार्जेस हैं Q1 और Q3, यहाँ पे F13 है इसलिए, और R13 है, यहाँ पे 3 1 लिखेंगे। बस ये बात याद रखना आप, इनटू R यूनिट वेक्टर। लेकिन ये जो यूनिट वेक्टर है ना, ये भी 3 1 के साथ आएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे जो F14 है उसके लिए K Q1 Q4 डिवाइडेड बाय, ये 1 4 है तो यहाँ 4 1 आएगा और यहाँ पे स्क्वायर, और साथ में इसके क्या होगा, साथ में इसके R यूनिट वेक्टर। लेकिन 4 1 1 4 था तो 4 1 आ गया। अब ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब देखिए यहाँ से हम ये कह सकते हैं ये टोटल किसके इक्वल है, ये टोटल F1 के इक्वल होगा। ये F1 ही चल रहा है ना, F1 के इक्वल होगा क्योंकि हमने सिर्फ सिंपल इसकी वैल्यू डाली है। तो इसमें आप ये सब देखेंगे कि जो R21 है, R21 यूनिट वेक्टर, R31 भी है आपके पास और R41 भी। ठीक है, ये सब क्या है, इन सब को आप यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर से, और उसके अलावा और क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास है R21, R31 और R41। ये कौन से, ये वाले R21, R31 और R41। ये क्या है, ये तो डिस्टेंसेस है।
ये जो है आर, वो कहते हैं कि दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आर हमने लिया हुआ था, तो R21 R31 R41 यहाँ पे डिस्टेंसेस हैं किसके बीच में। अब देखो ये जो R1 है ये डिस्टेंस होगा टू R21 है ना, तो ये डिस्टेंस होगा Q2 और Q1 के बीच में। R31 है, R31 है, तो R31 होगा Q3 और Q1 के बीच में जो डिस्टेंस है। अब 41 है तो वो Q4 और Q1 इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा। तो ये आपको पता चला, ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन ये तो ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आपको अच्छे से ये पता चल गया होगा कि सुपरपोजिशन पे ये सब, ये मैंने यहाँ पे करके दिखा हुआ आपको यहाँ पे। ओके, ये भी आप देख लीजिए, तो बिल्कुल सेम ही चीज़ है, यहाँ पे सब आप देख सकते हैं। ओके, तो ये चीज़, ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में जो टोटल फोर्स किसी गिवन चार्ज के ऊपर लग रही है वो हमेशा इक्वल होती है वेक्टर सम उन फोर्सेस के जो कि अलग अलग से बाकी बचे हुए चार्जेस के ऊपर लगे। ओके, आई होप कि ये टॉपिक समझ आ गया होगा आपको। फिर भी अगर कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। ओके, बाय।